आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर सिविलाइजेशन वाला टॉपिक दोबारा करा दें, सिविलाइजेशन वाला टॉपिक्स दोबारा करा दें। तो आज हम दोबारा सिविलाइजेशन वाला टॉपिक करते हैं, क्योंकि इसमें से कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, 35 से 40 क्वेश्चंस जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कभी उनके बारे में पूछ रहा होता है कि इनकी एक्सकवेशन कब हुई, कभी पूछ रहा होता है कि इनको रीडिस्कवर कब किया गया, किसने किया। तो ये सारे आज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सिविलाइजेशन की बात करते हैं। सिविलाइजेशन होती क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि सिविलाइजेशन होती क्या है। सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो रहने का तरीका, लोग किस तरह से रहते थे, उनकी किस तरह से उनका खाना पीना था, वो किस तरह से सरवाइव करते थे। अगर हम शुरू शुरू की बात करें, शुरू शुरू की बात करें तो सबसे पहले लोग गार में रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे। जब गारों में रहते थे तो एक दफा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि किसी जगह पानी खड़ा था, उनमें से किसी ने ऐसे ही चंद बीज फेंक दिए। जब बीज फेंके तो हुआ क्या कि वहां पे पौधे उगना स्टार्ट हुए। जब पौधे उगना स्टार्ट हुए तो उनको पता चला कि हमारे लिए क्या है कि जहां पे भी पानी होगा वहां पे अगर हम बीज या दाने वगैरह फेंकेंगे तो होगा क्या, वहां से हम अपने लिए कुछ ना कुछ खुराक वगैरह उगा सकते हैं। तो इस तरह से ये फिर क्या होते गए, ये दरियाओं के किनारों पे बसना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने कहां पे बसना स्टार्ट कर दिया? दरियाओं के किनारों पे बसना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा लोग कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे। जब गारों में रहते थे तो उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ? अगला स्टेप ये हुआ कि उनको एग्रीकल्चर का प्रोसेस पता चला कि एग्रीकल्चर का प्रोसेस क्या होता है। एग्रीकल्चर का प्रोसेस क्या होता है तो ये उनको बाद में पता चला। जब उनको बाद में पता चला तो लोग गारों से उठ के क्या होने लगे, दरियाओं के किनारों पे बसना स्टार्ट कर दिया। कहां बसना स्टार्ट कर दिया? दरियाओं के किनारों पर बसना स्टार्ट कर दिया। और जब दरियाओं के किनारों पर बसना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जहां पे भी पानी देखते थे वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते थे। और जब पानी खत्म हो जाता था तो वो भी क्या करते थे, नकल मकानी करते थे। क्या करते थे? नकल मकानी करते थे। जैसे हम आज के जबान में क्या कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। जिनको आज की जबान में हम क्या कह रहे होते हैं, खाना बदोश कह रहे होते हैं। खाना बदोश भी यही होते हैं कि जहां पे वो पानी देखते हैं वहां पे डेरे डाल लेते हैं, और जब पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आगे मूव कर लेते हैं। तो गारों में शुरू शुरू में इंसान रहा करता था, फिर उनको एग्रीकल्चर का प्रोसेस पता चला तो वो दरियाओं में बस, दरियाओं के किनारों पे बसना स्टार्ट हो गए। तो इसी तरीके से अब जब उनको पता चला तो क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है। फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? क्योंकि सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एशिया में सिविलाइजेशंस मिलती हैं, फिर यूरोप में मिलती हैं, यूरोप के अलावा अगर हम बात करें फिर नॉर्थ अमेरिका की है। मतलब इसी तरीके से बहुत सारे हर कॉन्टिनेंट्स की अपनी अपनी सिविलाइजेशंस हैं। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है, दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन क्या थी? दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन क्या थी या कौन सी थी, उनकी हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन किस कॉन्टिनेंट के अंदर थी? अगर कॉन्टिनेंट का पूछे तो एशिया कॉन्टिनेंट। दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कहां थी? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर थी। और वो कौन सी थी अगर हम उनकी बात करें? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये क्या है? ये दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है। दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मेसोपोटामिया जो है ये क्या है? ये इराक का ओल्ड नेम भी है, ओल्ड नेम ऑफ इराक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। मेसोपोटामिया क्या है? इराक का एक और नाम भी है। फिर बाज दफा वो क्वेश्चन ये पूछता है कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। मेसोपोटामिया का क्या मतलब है? मेसोपोटामिया का मतलब है बिटवीन टू रिवर्स। बिटवीन टू रिवर्स।
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि दरियाओं के किनारों पे ये रहना स्टार्ट कर देते थे, और जब ये दरियाओं के किनारों पे रहना स्टार्ट कर देते, अब किनारे का मतलब ये नहीं है कि दरिया के बिल्कुल किनारे पे बैठना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मतलब थोड़ा सा फासले पे बैठना स्टार्ट करते थे ताकि पानी भी इनको मिले और साथ में इनके एग्रीकल्चर की जो जरूरियात हैं वो भी पूरी हो। तो ये क्या है, ये जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये इराक मेसोपोटामिया जो है ये इराक का पुराना नाम भी है, और साथ में ये बिटवीन टू रिवर्स पर मुश्तमिल थी। और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया की सबसे पहले आबादी कहां पे स्टार्ट हुई। अब ये सिविलाइजेशन जो है ये बिल्कुल आबादी जो है वो सोसाइटी की तरह होती है। अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के लोग रह रहे होते हैं, मुख्तलिफ कबाइल होते हैं। तो इसी तरीके से क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है दुनिया की सबसे पहली आबादी जो है वो यहाँ पे आके आबाद हुई। अगर वो इसका पूछे दुनिया की सबसे पहली आबादी, तो वो गारू में रहती थी, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। उसके बाद सिविलाइजेशंस में से पूछे तो फिर कौन सी है, वो मेसोपोटामिया बनती है। इस वजह से इसे बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसे बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से फिर क्या होती है, बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन होती है। और इस तरह से एक और नाम भी इसको दिया जाता है, एक और नाम भी दिया जाता है, और वो क्या नाम दिया जाता है इसे, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। क्रेडल, क्रेडल ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जिसे क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन वहीं से हुई थी। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी इसी को कहा जाता है। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि सिविलाइजेशन, दुनिया की जो सबसे पहली आबादी थी, दुनिया की सबसे पहली आबादी जो थी वो असल में गारों में रहा करती थी। गारों के बाद उनको पता चला कि एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रोसेस ये होता है कि उन्होंने देखा कि जहां पे पानी खड़ा है अगर उसमें कुछ दाने फेंक दिए जाएं तो होगा क्या, वहां से पौधे स्टार्ट हो जाते हैं, उगना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां से हमारी खाने पीने की चीजें उगती हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर दरियाओं के किनारों पे रहना स्टार्ट कर दिया। दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन से कंटिनेंट में, वो एशिया कंटिनेंट में है। उसका नाम क्या है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है, मेसोपोटामिया जो है ये इराक का पुराना नाम है, और मेसोपोटामिया जो है ये बिटवीन टू रिवर्स है, दो दरियाओं के किनारों पे। कौन से वो दरिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फिर इसी तरीके से इसको क्या कहा जाता है, बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या कहा जाता है, इसको फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, साथ में क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन भी इसी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को कहा जाता है। अब जब इसी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो यही इराक यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो क्या कहलाती है, वो फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जरखेज इलाके थे, ये जरखेज। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, आपने अक्सर पेपर में एग्जाम के अंदर देखा होगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि बारी दुआब कौन सा है, बारी दुआब या कौन से रिवर्स के दरमियान। अब जो दुआब होता है ना, दुआब, दुआब जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, ये दो दरियाओं के दरमियान जो जरखेज जमीन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको दुआब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको दुआब कहते हैं। कैसे, देखिए एक रिवर इस साइड से आ रहा है ऐसे, फिर एक रिवर इधर से आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे आके आगे मिल रहे हैं, तो ये दरमियान वाला ये सारा क्या होता है, जरखेज रीजन होता है। ये क्या होता है, जरखेज रीजन होता है। तो ये जरखेज जमीन क्या कहलाती है, ये जरखेज जमीन जो है वो बेसिकली दुआब कहलाती है। फिर उस नाम से क्या किया जाता है, उस नाम से उन दरियाओं के नाम से उसका नाम रखा जाता है। जैसे बारी दुआब है, जैसे रचना दुआब है, जैसे इसी तरीके से आगे चलते हैं, फिर सिंध सागर दुआब है। मतलब ये कि जब ये दो रिवर्स के दरमियान है तो ये फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाती है। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इराक मोस्टली जो है, इराक का है जो जरखेज पॉइंट है। अब इसी की जब बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इन्होंने जब एग्रीकल्चर की
प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो इनके पास औजार थे ही नहीं, इनको पता ही नहीं था कि औजार क्या होते हैं या औजार किस तरह से मतलब काम करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। हम एक रफली क्या करते हैं, मैप ड्रा कर लेते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अगर हम यहां पे बात करें, ये अफगानिस्तान है, और यहां पे क्या है, यहां पे ईरान है, यहां पे क्या है, यहां पे ईरान है। ईरान के साथ ही क्या है, इराक है इस साइड पे, इस साइड पे क्या है, इराक है। इराक है, तो यहां पे क्या पाई जाती है, यहां पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पाई जाती है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करें तो एक दरिया ऊपर से आ रहा है, एक दरिया ऊपर से आ रहा है, और एक दरिया नीचे से आ रहा है। और जब नीचे से आ रहा है तो यहाँ पे ये दरिया आपस में मिलते हैं, और यहां से जब मिलते हैं तो एक और दरिया निकलता है। एक दरिया ऊपर से आ रहा है, एक दरिया नीचे से आ रहा है, और ये दरिया आपस में मिलते हैं तो वहां से एक और दरिया बनता है। तो क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि वो कौन कौन से दरिया हैं, ऊपर वाले दरिया का क्या नाम है और नीचे वाले दरिया का क्या नाम है, और ये दोनों कहां पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, और ये आपका क्या है, ये आपका इराक है। तो इराक के दो दरिया आपने याद रखने हैं, इराक के क्या याद रखने हैं, कि दो दरिया याद रखने हैं। और जब उन दरियाओं की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो दरिया है, ऊपर वाला दरिया, ये दरिया तिग्रस है, तिग्रस, तिग्रस। और नीचे वाला यूफ्रेट्स है, यूफ्रेट्स। अब तिग्रस रिवर की अगर बात करें, तिग्रस, तिग्रस रिवर, ये तिग्रस रिवर जो है, इसे उर्दू में क्या कौन सा दरिया कहा जाता है, इसे उर्दू में दरिया दजला कहा जाता है। इसे कौन सा दरिया कहा जाता है, दरिया दजला कहा जाता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है, दरिया दजला के किनारे पे कौन से दो शहर आबाद है, दरिया दजला के किनारे पे कौन से दो दरिया, दो शहर आबाद है। तो याद रखिएगा, एक आपका मूसल, मूसल, मूसल शहर, और दूसरा आपने क्या याद रखना है, दूसरा आपने बगदाद याद रखना है। अब इनको याद करने का ट्रिक बता देता हूं। कंप्यूटर में जो आपकी मेमोरी होती है ना, आप मेमोरी की बात कर रहे होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आपकी मेमोरी किस में होती है, एमबी में होती है। इनको याद करने का एक तरीका याद रखिएगा, क्या है, एमबी। तिग्रस रिवर पे क्या है, एमबी है। एमबी का क्या मतलब है, तिग्रस ऊपर है, ऊपर वाला दरिया है, ऊपर वाला दरिया है, तो तिग्रस रिवर क्या कहलाएगा, बड़ी मेमोरी होगी, किलोबाइट से बड़ी। तो क्या है, एमबी। एमबी का क्या मतलब है, एम से मूसल, बी से बगदाद। तो ये दो दरिया आपने याद रखने हैं, और फिर उनके सिटीज भी याद रखने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। फिर अगर इसी मूसल की बात करें, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या वो पूछ रहा होता है। इसी अगर मूसल की बात करें तो यहां पे दो चीजें आपने याद रखनी है। एक इराक की, एक इराक की ऑयल फील्ड है, उसके बारे में भी उसने एग्जाम के अंदर पूछा कि वो कौन सी है, किरकुक, किरकुक ऑयल फील्ड। ये कहां पे है, ये इराक में तो है, लेकिन मूसल सिटी में। कौन से है, मूसल सिटी में। फिर इनका एक डैम है, उस डैम का क्या नाम है, उस डैम का नाम भी मूसल डैम है। और वो मूसल डैम जो है, मोस्ट डेंजरस डैम है इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड। ये जो आपकी हिस्ट्री होती है, ये आपका जनरल नॉलेज का पार्ट होती है, ये आपकी मतलब ऐसी ऐसी चीजों का पार्ट होती है कि जिसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखें, दरिया जो दजला है, तिग्रिस रिवर है, तिग्रिस रिवर को उर्दू में तो दरिया दजला कहते हैं। इसके किनारे पे दो सिटीज आबाद है इराक के, कौन कौन से, एम भी याद कर ले, एम से मूसल, बी से बगदाद। मूसल से फिर आपने ये याद रखना है, इराक की जो ऑयल फील्ड है उसका नाम है किरकुक। किरकुक ऑयल फील्ड जो है वो मूसल में वाक़ है। फिर आपने याद रखना है मूसल डैम, मूसल डैम भी मूसल सिटी में वाक़ है। और ये क्या है, मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड है, मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड कौन सा है, वो मूसल डैम है। फिर ये नीचे वाला यूफ्रेट्स आपने याद रखना है, यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स रिवर। यूफ्रेट्स रिवर की अगर बात करें
इसे क्या कहते हैं? इसे दरियाए फरात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दरियाए फरात कहा जाता है। दरियाए फरात के दो शहर आपने याद रखने हैं। वो कौन से? आप इसको केबी में याद करें। केबी। केबी। कौन से? केबी। तो केबी से आपने क्या याद रखना है? देखो, के से आपका करबला। के से करबला। करबला का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। ये कौन सा? बाज दफा वो पूछ लेते हैं दरिया फरात का कौन सा किनारा था, तो ये मगरबी साइड थी, मगरब वाली साइड थी। दरिया फरात की मगरबी किनारे पे क्या होता है? दरिया करबला का इवेंट होता है। फिर इसी तरीके से बी से आपने याद रखना है बसरा शहर। बसरा। बसरा। राबिया बसरी। राबिया बसरी जो थी, उनके बारे में क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पेपर में पूछा हुआ है। उनकी डेट ऑफ उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कभी 95 हिजरी दे देते हैं, कभी 96 हिजरी दे देते हैं। जबकि 95 से 100 के दरमियान कोई भी हिजरी ऑप्शन में मौजूद हो तो वो आपने ठीक करना है। एग्जैक्ट की बात करूं तो 95 या 96 में से कोई एक दे देता है, वही उसका राइट ऑप्शन होता है। अगर 95 या 96 हिजरी ना हो तो फिर आपने इनके 95 से 100 के दरमियान में अगर कोई ऑप्शन मौजूद है तो वो आप ठीक कीजिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ रिवायत है उनके बारे में। तो इफ यूफ्रेट्स रिवर, जिसे दरिया फरात कहा जाता है, दरिया फरात के किनारे पे भी अपने दो क्या रखते हैं? शहर आबाद है। कौन कौन से? एक करबला, दूसरा बसरा। इसको कैसे याद रखना है? केबी से याद रखना है। अब ये जहां पे दोनों दरिया मिलते हैं, जहां पे दोनों दरिया मिलते हैं और यहां से एक और दरिया निकलता है, इसको क्या कहते हैं? इसको शत्तुल अरब कहते हैं। शत्तुल अरब। इस दरिया को क्या कहते हैं? इस दरिया को शत्तुल अरब कहा जाता है। जहां पे ये दोनों दरिया मिलते हैं और एक और दरिया बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको शत्तुल अरब कहा जाता है। शत्तुल अरब जो है ये बिटवीन द टू रिवर्स है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बनता है कि शत्तुल अरब क्या है? क्या है? शत्तुल अरब मिंगलिंग ऑफ टू रिवर्स। ऑप्शन में क्या फिर ठीक रहे? ऑप्शन बनता है मिंगलिंग ऑफ टू रिवर्स, यानी कि मजमुल बहरैन जिसको कह रहे होते हैं, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस। टू रिवर्स, मिंगलिंग ऑफ टू रिवर्स। रिवर्स याद रखिएगा क्योंकि ये दो दरिया हैं। मिंगलिंग ऑफ टू रिवर्स वो कौन से? वो शत्तुल अरब कहलाता है। यहां पे ये दोनों दरिया तिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर मिलते हैं, वहां से एक और दरिया बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको आपका मिंगलिंग ऑफ टू रिवर्स कहा जाता है। फिर इसी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे कौन सा सिटी है? कौन सा सिटी शहर आबाद है? अल कुनरा। अल कुनरा शहर आपने याद रखना है। अल कुनरा सिटी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब अगर मैं आपके साथ बात करूं यहाँ पे इसी पेज की, तो तकरीबन कितने क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्वेश्चंस बने हैं सिर्फ इस एक मतलब उससे। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं अगर आप पास पेपर उठा के देख लें। तो मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब अपने साथ सिंसियर ये सारी चीजें लिखते जाएं। यहाँ पे बता रहा हूं, फिर आप कहते हैं ये लेक्चर आज नहीं देना था मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर दोबारा पढ़ा दे, दोबारा पढ़ा दे। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ ये दोबारा शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोगों का फायदा हो। तो ये 11 12 क्वेश्चंस आपके सामने है। फिर यहाँ पे जो मतलब आबादी हुई थी इनके दरमियान, इसको क्या कहा जाता है? इसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है। क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसे। फिर इससे आगे चलते हैं। इराक का एक और नाम भी है। इराक जो मुल्क है उसका एक और नाम भी है जिसे बाबुल कहते हैं, जिसे बाबुल की सरजमीन कहा जाता है। जिसे बाबुल की सरजमीन भी कहा जाता है। इराक का एक और नाम है और उसको हम क्या कहते हैं? बेबीलोन। बेबीलोन।
बेबीलोन की वजह से यहाँ पे एक और सिविलाइजेशन थी जिसको बेबीलोन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। बेबीलोन जो है इसे बाबुल कहते हैं और ये इराक का पुराना नाम है। इराक का पुराना नाम क्या है? बाबुल। बाबुल जो है इराक का पुराना नाम है। तो इसी नाम से क्या हुई, इसी नाम से एक और सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। वो कौन सी है? वो है बेबीलोन सिविलाइजेशन। वो कौन सी है? बेबीलोन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बेबीलोन किंगडम स्टार्ट होती है, यहीं पे है इनके साथ, या थोड़ा सा ऊपर इस साइड पे, या इनके नीचे है इसी साइड पे। तो ये बेबीलोन, जिसे आपने अक्सर सुना होगा। अच्छा, यहां से ना बेबीलोन गार्डन के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा होता है। बेबीलोन गार्डन, जिसे हैंगिंग गार्डन्स भी कहा जाता है, जिसे हैंगिंग गार्डन्स के नाम से भी कहा जाता है, जो कि इराक में वाकई। ये भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे किंगडम थी। आपने अक्सर नौशेरवान का नाम सुना होगा, नौशेरवान की कहानियां वगैरह सुनी होगी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि इराक के अंदर जो दूसरी सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? वो बेबीलोन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे बेबीलोन किंगडम सिस्टम था। यहाँ पे क्या था? बेबीलोन किंगडम सिस्टम, बेबीलोन किंगडम सिस्टम था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछता है। फिर इसके अलावा इराक में एक और सिविलाइजेशन भी थी। उस सिविलाइजेशन का क्या नाम है? उस सिविलाइजेशन का नाम है सुमेरियन सिविलाइजेशन। उस सिविलाइजेशन का क्या नाम है? सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहां पे वाक़ थी? ये भी इराक में वाक़, ये भी इराक में वाक़ थी। और इसकी जब बात करते हैं तो देखें, वो पूछता है यूफ्रेट्स रिवर किसका है? इराक का है। आज ही बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहा होता है। तो यहाँ पे जब देखें, यहाँ पे अब इनके दरमियान में भी सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी सिविलाइजेशन अब आती है, क्योंकि दरिया के किनारे पे मैंने आपको पहले ही बताया। अब कुछ दरिया के दो किनारे होते हैं ना, ये थोड़ी है कि एक किनारा हो। इस तरह से तो बहता ही नहीं है दरिया। कभी देखा है दरिया जिसका एक किनारा हो? कभी भी नहीं। तो मतलब यहाँ पे फिर एक सिविलाइजेशन फिर इधर से हो सकती है। तो ये एक और सिविलाइजेशन इनकी थी जिसे सुमेरियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और सुमेरियन सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या की थी, इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने लिखनी, राइटिंग, जैसे आप लिख रहे हैं, ये किसने इन्वेंट की थी? इसी सिविलाइजेशन ने की थी। क्वेश्चन ये बनता है विच सिविलाइजेशन इन्वेंटेड द राइटिंग। तो इन्वेंटेड राइटिंग किसने की थी? इसी सुमेरियन सिविलाइजेशन ने की थी। इन्वेंटेड राइटिंग किसने की थी? इसी सुमेरियन सिविलाइजेशन ने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, इनका एक किंग था, इसी सिविलाइजेशन का एक किंग था। उस किंग का नाम क्या है? उस किंग का नाम है सुरीना। सुरीना, सुरीना क्या था? सुरीना किंग था। इस किंग के नाम पे ईरान ने एक रोबोट बनाया है। अब क्वेश्चन ये भी आपका पीएमएस के पेपर में आया हुआ है। पीएमएस के पेपर में आया हुआ है कि सुरीना क्या है? सुरीना, उसने किंग का ऑप्शन नहीं दिया। उसने फिर कौन सा ऑप्शन दिया? उसने फिर ऑप्शन ये दिया कि सुरीना जो है ये एक रोबोट है। ये एक रोबोट है। किसने बनाया? ईरान ने बनाया। ईरान ने बनाया। सुरीना असल में सुमेरियन सिविलाइजेशन का किंग था, जिसके नाम पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रोबोट बनाया। किसने बनाया? ईरान ने। ईरान के मिसाइल, अगर आप उसकी बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो ईरान के ड्रोन्स भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं दुनिया के अंदर। अगर टेक्नोलॉजी की वैसे बात करें, मतलब एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ये नहीं है कि सिर्फ इसी के अच्छे, और भी बहुत सारी कंट्रीज। क्योंकि ईरान ने रिसेंटली मुआहदा किया था किसके साथ? रशिया के साथ। रशिया को ये अपने ड्रोन्स देता है, फ्री में देता है। क्यों देता है? वो इस वजह से कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान वार चल रही है। तो ये उनको टेस्टिंग के लिए देता है। उनको कहता है कि आप ले जाओ, आप इनको यूज करो, लेकिन इनके अंदर जो खामियां वगैरह हैं वो आपने लाजमी हमें बतानी है। तो इस वजह से इनके ड्रोन्स बहुत ज्यादा
मशहूर हैं। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन ये भी इराक में वाक़ई थी। फिर इन्वेंटेड राइटिंग, इन्होंने क्या की थी, इन्वेंटेड की थी क्या, राइटिंग, लिखना। और साथ में इनका एक किंग था सुरीना। सुरीना किंग जो था ये असल में सुमेरियन सिविलाइजेशन का किंग था। लेकिन होता ये है कि ईरान ने रिसेंटली एक रोबोट बनाया है, उस रोबोट का क्या नाम रखा है, उस रोबोट का नाम सुरीना रखा है। अगर रोबोट का पूछे तो ईरान ने बनाया है, अगर सुरीना किंग का पूछे तो किसका था, इराक का था। या सिविलाइजेशन वो देगा आपको पेपर में, सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। ये तो आपका इराक वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सिविलाइजेशन की। अब बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन की, कि पाकिस्तान में कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी। अगर हम पाकिस्तान की सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहली सिविलाइजेशन जो थी पाकिस्तान की, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करूं तो वो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन थी। कौन सी थी, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, यही मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है। ये तकरीबन 7,000 से लेके 8,000 बीसी पुरानी है। कितनी, 7,000 से लेके 8,000 साल पुरानी है। बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले की ये बात है, ये 7,000 से लेके 8,000 बीसी तक। कहीं पे 7,000 मिलता है, कहीं पे 8,000 मिलता है, मोस्टली 8,000 राइट बनता है, मोस्टली 8,000 राइट बनता है। तो ये 7,000 से लेके 8,000 साल तक क्या थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आबाद थी। और इसके बारे में फिर को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ये पाकिस्तान के कौन से सूबे में थी, पाकिस्तान के कौन से सूबे, अब एरिया की बात करते हैं तो ये बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान यहाँ पे इस साइड पे थी, यहाँ पे। ये पाकिस्तान के जो कौन सा है, दरिया बुलान है, दरिया बुलान के किनारे पे आबाद, दरिया बुलान, दरिया बुलान। अब ये क्वेश्चन पूछता है दरिया बुलान कहाँ वाक़ है, कौन से सूबे में, तो दरिया बुलान जो है ये बलूचिस्तान में वाक़ है। दरिया बुलान कहाँ वाक़ है, बलूचिस्तान में वाक़ है। तो फिर मेहरगढ़ सिविलाइजेशन कौन से पाकिस्तान के प्रोविंस में है, तो वो भी तो बलूचिस्तान में होगी, जाहिर सी बात है। जब दरिया बुलान के किनारे पे थी तो बलूचिस्तान में दरिया बुलान है। बुलान मेडिकल कॉलेज भी है, क्वेटा के साथ है, क्वेटा में है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से याद करने हैं। अब ये दरिया बुलान आ जाए, अब आपको पेपर में वो पूछे कि कौन से सूबे में है, प्रोविंस में है, तो वो बलूचिस्तान में, आपको ये भी पता चल गया। फिर होता क्या है, इसको रीडिस्कवर किया गया, इसकी खुदाई की गई। असल में खुदाई होती है, एक्सकवेशन होती है, एक्सकवेशन कहते हैं खुदाई को। जब खुदाई करते हैं तो फिर इनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे भी कोई सिविलाइजेशन आबाद थी। तो इसको फिर याद रखिएगा, या वो आपको एक्सकवेशन देगा पेपर में, या आपसे ये पूछेगा कि ये रीडिस्कवर कब हुई, रीडिस्कवर। अब देखो देखो 7,000 8,000 साल पुरानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश से पुरानी, मतलब उससे भी पहले। तो कैसे पता चला कि ये मतलब यहाँ पे भी कोई लोग आबाद थे, यहाँ पे भी जो उनके खंडरात थे या जो भी उनकी बाकियात थे, तो उनको बाद में रीडिस्कवर किया गया, जिससे पता चला कि यहाँ पे भी ये क्या थी। फिर उनको तारीख से जाके कंसर्न किया कि अच्छा ये मौजूद थे। तो इसको रीडिस्कवर कब किया गया, 1974 में किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा है कि मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है ये कब रीडिस्कवर की गई या इसकी एक्सकवेशन कब की गई, तो वो 1974 में। कब है, 1974। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसको किसने किया, इसको रीडिस्कवर किसने किया। तो याद रखिएगा ये एक फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट का था। फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट का नाम क्या है, फ्रांसिस
फ्रांसिस, इसका जो नाम था ना फ्रांसिस से याद रखिएगा, ये कहां का बाशिंदा था, ये फ्रांस का था। ये फ्रांसिस से याद रखिएगा, ये कहां का बाशिंदा था, ये फ्रांस का बाशिंदा था। और जॉर्जी, ये फ्रांस का बाशिंदा था, फ्रांस का आर्कियोलॉजिस्ट था। इसने क्या की, इसको रीडिस्कवर किया। इसको रीडिस्कवर किसने किया? फ्रांसिस 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 जॉर्ज, फ्रांसिस जॉर्ज ने इसको क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। और ये मेहरगढ़ क्या थी, सिविलाइजेशन थी। बाज जगहों पे इसका नाम फ्रांकोइस भी मिलता है, फ्रांकोइस, फ्रांकोइस। यहाँ पे सिर्फ ओ का फर्क है, बाकी सही है। कहीं पे फ्रांकोइस मिलता है, कहीं पे फ्रांसिस मिल रहा होता है, तो बाकी ठीक है। ये फ्रांस का बाशिंदा था। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो कि 7,000 से लेके 8,000 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश से पहले ये यहाँ पे रहते थे लोग। और दरिया बुलान के किनारे पे ये रहते थे। दरिया बुलान का है, ये बलूचिस्तान में। इसके एक्सकवेशन कब हुई? एक्सकवेशन होते है खुदाई करना। तो या रीडिस्कवर कब हुई? 1974 में हुई। फ्रांकोइस जॉर्जी बंदा था जो कि फ्रांस का बाशिंदा था, आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने इसको डिस्कवर किया कब? 1974 में। फिर इसके बाद अगली जब हम बात करते हैं, अगली हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे हड़प्पा जो है, हड़प्पा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूड है। फिर मोहनजोदड़ो भी है। फिर इसी तरीके से हाकड़ा घाघरा, ये भी मतलब यहाँ पे मौजूद है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, उससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, फिर इनको हम एलेबोरेट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जब बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से एज में वाक़या थी, या कौन से एज में आई थी, या इसका कौन सा एज बनता है? तो ये ब्राउन्ज एज में थी। ये कौन से एज इसका बनता है? ब्राउन्ज एज, ब्राउन्ज एज। अब ये यहां से फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि ब्राउन्ज एज क्या था? ब्राउन्ज एज क्या था? ब्राउन्ज एज वो एज थी जब इंसान ने मेटल को यूज करना स्टार्ट किया। जब इंसान ने क्या क्या, ह्यूमंस ने मेटल इस्तेमाल करना, उसको पता चला अच्छा ये मेटल है, इसका काम क्या है। तो मेटल्स को जैसे जब इंसान ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो फिर होता क्या है कि वो एज क्या कहलाती है? ब्राउन्ज एज कहलाती है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें ना, क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर्स में कि इंसान ने सबसे पहले क्या मतलब इजाद किया। इंसान ने सबसे पहले क्या इजाद किया? फर्स्ट इन्वेंटेड क्या किया? वो आग थी। आग के साथ साथ फिर मतलब जब आग की तो फिर मतलब कुकिंग भी तो हो सकती है, साथ में एग्रीकल्चर था। तो मतलब इंसान का पहला पेशा क्या था, या मतलब वो क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है। वो आपने खुद मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे। जब ये ब्राउन एज है तो क्वेश्चन ये बनता है इंसान ने मेटल को कौन सी एज में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया? तो वो ब्राउन एज थी। वो कौन सी थी? ब्राउन एज थी। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से मेटल्स इसने यूज किए, कौन सा मेटल इसने यूज नहीं किया। तो याद रखिएगा, सिल्वर इसमें इस्तेमाल किया इन्होंने। फिर इसी तरीके से इन्होंने गोल्ड इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने क्या किया? कॉपर इस्तेमाल किया। अच्छा, अब ये कॉपर के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट मेटल जो कि इंसान ने यूज किया वो कौन सा था? वो कॉपर था। फर्स्ट मेटल जो इंसान ने यूज किया वो कौन सा था? वो यही कॉपर था। फर्स्ट मेटल जो इंसान ने इस्तेमाल किया, यूज किया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर है। इसके अलावा फिर क्वेश्चन ये बनता है, अगर हम कॉपर की बात करें ना, तो कॉपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी मिलता है, कि उस टाइम रेफरेंसेस मिलते हैं कि उस टाइम इन्होंने यूज किया था कॉपर मेटल। तो कॉपर वहां से, अब देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना, तो फिर कह सकते हैं ना कि ब्रॉन्ज एज था। तो ब्राउन एज जो है वो मेटल यूज जब इंसान ने करना स्टार्ट किया तो वो ब्राउन एज कहलाता है। और ब्राउन एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर,
इस तरह के मेटल्स यूज करना इस्तेमाल मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था इंसान ने। और कॉपर जो है फर्स्ट मेटल है जो कि इंसान ने इस्तेमाल किया था, यूज किया था। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनते हैं कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इसके जो लोग थे, इसके लोग ये किस चीज से वाकिफ नहीं थे? तो आयरन जो है, आयरन भी मेटल है, लेकिन आयरन से वाकिफ नहीं थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर उसने पूछा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर। अच्छा अब देखें, अगर किसी ने पहले मतलब सिविलाइजेशन वाला लेक्चर लिया है, उसको पता होगा कि ये टॉपिक नहीं था उस टाइम। तो मतलब शॉर्टेज ऑफ टाइम या मतलब क्या होता है, बाद में रिसर्च चल रही होती है। ये थोड़ी है कि हम मतलब वही एक ही सिलेबस को तैयार करके आपको वही मतलब हर बार दे रहे होते हैं। हर बार अपडेटेड चीज होती है। ये अब अपडेटेड था। अब आपको पहले ब्राउन एज मैंने नहीं बताया था, अब इसमें बता दिया ब्राउन एज क्या होती है। फिर इसमें कॉपर का मैंने जिक्र किया है। फिर आप मैंने ये कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो आयरन से वाकिफ ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि आयरन क्या है। आयरन मतलब लोहा, लोहे का उनको यूज इस्तेमाल का पता ही नहीं था कि इस्तेमाल कैसे होता है। फिर इसी तरीके से इनको घोड़े का भी नहीं पता था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि घोड़े से वाकिफ नहीं थे या कौन से एनिमल से वाकिफ नहीं थे, तो वो हॉर्स से वाकिफ नहीं थे। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कौन से एनिमल से वाकिफ नहीं थे, तो वो हॉर्स से भी वाकिफ नहीं थे। जब इनकी क्या हुई, इनकी खुदाई की गई, जब खुदाई की गई तो इनकी खुदाई में क्या मिला, इनकी खुदाई में एक क्या मिला, अगर हम उसकी बात करें, एक बुल मिला। बुल बुल गाय, गाय का जो मतलब मेल होता है, उसको क्या कहते हैं, एक स्टैंप मिली। असल में क्या मिली थी, असल में स्टैंप मिली थी। तो स्टैंप पे क्या था, स्टैंप पे बुल का निशान था, बैल का। बुल का निशान था, बैल का निशान था। तो जब बैल का निशान था तो इससे पता चला कि ये लोग बैल गए इस तरह की चीजों से वाकिफ थे, लेकिन घोड़े से ये वाकिफ नहीं थे। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो बुल था ना, ये यूनिकॉर्न था। ये बुल जो था ये क्या था, यूनिकॉर्न था। अब यूनिकॉर्न का क्या मतलब है, यूनिकॉर्न का मतलब है कि एक सींग वाला, एक सींग वाला। आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि दो सींग होते, ऐसे होते, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। तो इसका क्या था, इसका एक सींग था। जो मतलब स्टैंप मिली, उस स्टैंप में क्या था, एक बुल की इमेज थी। और वो बुल जो था वो यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न का क्या मतलब है, एक सींग वाला। यूनिकॉर्न का क्या मतलब है, यूनिकॉर्न का मतलब है एक सींग वाला। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो ये ब्राउन्ज एज कहलाती है। और ये ब्राउन्ज एज क्या होती है, जिसमें मेटल इंसान ने यूज करना स्टार्ट किए। मेटल में कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। चूंकि जब इनके क्या हुई, एक्सकवेशन हुई, तो एक्सकवेशन के दौरान इनके जेवरात मिले थे। तो उस जेवरात में पता चला कि अच्छा ये चीजें हैं, ये लोग ये इस्तेमाल करा करते थे। फिर इसमें याद रखिएगा कि ये लोग आयरन भी तो मेटल है, आयरन से वाकिफ नहीं थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि आयरन भी मेटल है या इसका इस्तेमाल क्या है। आजकल तो सबको पता है, आपके घर में भी आयरन इस्तेमाल होता है और घर बनाते हुए टाइम भी होता है, वैसे भी और होता है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि घोड़े से ये क्या थे, वाकिफ नहीं थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि इनको कैसे पता चला, या जो स्टैंप मिली उस स्टैंप पे कौन से एनिमल का निशान था। तो स्टैंप जो मिली उस पे बुल, बैल का निशान था। बैल कौन सा था, यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न का क्या मतलब है, एक सींग वाला, जिसका यूनिक मतलब क्या हो, यूनिक हॉर्न हो। हॉर्न हॉर्न कहते हैं सींग को, हॉर्न हॉर्न, यूनी हॉर्न, यूनी हॉर्न। ये यूनी हॉर्न था, एक सींग वाला। हॉर्न कहते हैं सींग को। तो एक सींग था उस बैल का। फिर आगे चलते हैं, जब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी है, इसमें आपकी हड़प्पा है। हड़प्पा, हड़प्पा के अलावा कौन सी है, मोंजो दाड़ो, मोंजो दाड़ो, मोंजो दाड़ो के अलावा हाकड़ा घाकड़ा। ये तीन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कस करते हैं। और एक बात याद रखिएगा,
कि आप लोग जब सर्च करो ना, दो दो तीन तीन चार चार वेबसाइट्स को सर्च किया करो, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट। अच्छा, विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, कोई मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप क्या करें, वेरीफाई क्या करें। और अगर मैं बात करूं, इंडियन वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, जैसे बाईजूस है। बाईजूस के अलावा दो तीन और भी हैं, टॉपर्स है। तो उनको लाजमी मतलब आप वेरीफाई क्या करें, आंसर एक वेबसाइट से देख के ना क्या करें, बहुत सारी से क्या करें। अब बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा। हड़प्पा की ये बात करते हैं, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से दरिया के किनारे पे थी? ये दरिया रावी के किनारे पे थी। दरिया रावी के किनारे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। फिर क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा सिटी है? तो याद रखिएगा, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये साहिवाल के करीब है। साहिवाल के करीब है, साहिवाल से 24 किलोमीटर दूर। 24 किलोमीटर दूर हड़प्पा एक जगह है, तो वो इसी के नाम पे है। तो साहिवाल आपको ऑप्शन में देते हैं। और साहिवाल से कितना दूर है? 24 किलोमीटर दूर है। तो सहीवाल की ही मतलब बाउंड्री में आ रहा होता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, ये रावी रिवर के किनारे पे वाक़ थी। और ये सहीवाल, अपने याद रखते हैं, 24 किलोमीटर, सहीवाल से 24 किलोमीटर दूर इसका टोटल मतलब वो बनता है, एक जगह बनती है हड़प्पा, जहां पे ये सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के टाइम वो मिली थी। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, ये कितने सौ साल पहले थी? तो बाज जगहों पे आपको 2600 BC देगा। कितना देगा? 2600 BC, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2600 साल पहले। या क्या देगा? या आपको 3300 BC दे रहा होगा, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3300 साल पहले। बीसी से क्या, बीसी से क्या मुराद है? बीसी से मुराद है बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। अच्छा, इस सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो इस सिविलाइजेशन पे ना अरूजो जिवाल आता रहा। अरूजो जिवाल जो है वो आता रहा। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, कि वो कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसपे अरूजो जिवाल आता रहा? तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन पे अरूजो जिवाल आता रहा। और इससे फिर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये जो रावी रिवर है ना, रावी रिवर, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। ये रावी रिवर जो है, ये इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश से निकलता है। ये कहां से निकलता है रावी रिवर? उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? इंडिया की एक रियासत है, इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश से निकलता है। फिर इसकी रीडिस्कवर, इसके मतलब रीडिस्कवर कब किया गया? तो इसको रीडिस्कवर जो है, वो 1921 में किया गया। कब किया गया रीडिस्कवर? रीडिस्कवर 1921 में किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, किसने किया? फिर क्वेश्चन ये बनता है, किसने किया? तो इसको जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 1921 में किया। जॉन मार्शल ने इसे कब किया? 1921 में किया। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है, बाज दफा वो ना आपको जॉन मार्शल नहीं देगा। जॉन मार्शल नहीं देगा, फिर क्या देगा? फिर वो आपको देगा दाया, दाया, दाया राम देगा। बाज दफा वो क्या देगा? जॉन मार्शल नहीं देगा। जॉन मार्शल अगर ना हो तो दाया राम याद रखिएगा, दाया राम इसने दिया था। अब इनकी अगर हिस्ट्री देखें, तो ये क्या थे? ये क्या थे? जॉन मार्शल और दयाराम। तो देखें, इसकी हिस्ट्री को हम थोड़ा सा देखते हैं। एक डिपार्टमेंट कैंप किया गया ब्रिटिश इंडिया ने। ब्रिटिश जब रूल था, तो उस टाइम क्या हुआ, एक जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, या ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, क्योंकि 1800 जब जंग आजादी हुई ना, जंग आजादी 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद सारा ब्रिटिश रूल आ गया। जब ब्रिटिश रूल आ गया, तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट कैंप किया, और उस डिपार्टमेंट का क्या नाम रखा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश राज ने
एक डिपार्टमेंट कायम किया, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको किसने किया? इसको अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंग कनिंग और साथ में क्या याद रखिएगा? होम। कनिंग, अलेक्जेंडर कनिंग होम, ये शख्स था जब इसने 1861 में इसकी बुनियाद रखी। 1861 में क्या रखी? इसकी बुनियाद रखी। और जब बुनियाद रखी तो ये क्या बनता है? ये अलेक्जेंडर कनिंग हम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनता है, फर्स्ट डीजी बनता है। किसका? इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बुनियाद किसने रखी? अलेक्जेंडर कनिंग होम ने रखी 1861 में। और ये फर्स्ट डीजी बनता है किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका काम क्या था? इनका काम यही था कि जो पुरानी जो सिविलाइजेशंस वगैरह हैं उनके खंडरात वगैरह को निकालना, उनको रीडिस्कवर करना। तो ये जॉन मार्शल क्या था? ये जॉन मार्शल भी क्या बनता है? डीजी बनता है। कब डीजी बनता है? ये 1902 से लेके 1928 तक क्या बनता है? 1928 तक ये जॉन मार्शल डीजी बनता है। किसका? इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो अब ये क्योंकि डायरेक्टर जनरल था, अब ये थोड़ी है कि डायरेक्टर जनरल आके मतलब खुदाई करेगा। तो अगर वो पूछे कि किसने रीडिस्कवर किया तो जॉन मार्शल देगा ऑप्शन में। अगर जॉन मार्शल ना दे तो फिर दयाराम देगा। दयाराम वो शख्स था जिसको इसने ऑर्डर दिए थे कि जाओ इस जगह पे इसको क्या करो, डिस्कवर करो। फिर क्वेश्चन क्या बनता है इसी के बारे में? क्वेश्चन ये बनता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था इसका हेडक्वार्टर क्या था, कौन सा था? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली था। इसका हेडक्वार्टर क्या था? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली था। और ये कब बनाया गया था? 1861। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी ये रावी रिवर का है उत्तर प्रदेश में। अब देखो एक एक क्वेश्चन आपका, इसी रावी रिवर कहां से निकलता है, ओरिजिनेट कहां से होता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश से होता है। और ये कितने साल पुरानी है? 2600 बीसी बिफोर क्रिस्ट पुरानी है, या 3300 बिफोर क्रिस्ट पुरानी है। और इस पे अरूजो जिवाल आता रहा। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी थी जिस पे अरूजो जिवाल आता रहा, तो वो यही थी। ये साहिवाल में वाक्य है। साहिवाल से 2400 किलोमीटर 24 किलोमीटर हड़प्पा एक जगह मौजूद है, तो वहां पे ये वाक्य है। और इसी से फिर ये याद रखिएगा, इसको रीडिस्कवर कब किया गया? इसको रीडिस्कवर 1921 में किया। किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल कौन था? जॉन मार्शल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको एएसआई कहता है। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वो बंदा था जिसने क्या किया? जिसने 1861 में इसकी बुनियाद रखी थी। ब्रिटिश रूल था। और ये क्या बनता है? अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डीजी बनता है। किसका? इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये क्या करता है? ये फिर टास्क जिम्मे लगाता है दूसरों के। तो ये फर्स्ट डीजी था और इसका हेडक्वार्टर कहां था? न्यू दिल्ली में था। तो जॉन मार्शल साहब कौन थे? जॉन मार्शल साहब 1902 से 1928 तक ये डीजी बनते हैं। किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इसके टेनोर में क्या हुआ था? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसकी रीडिस्कवरी हुई या उसकी एक्सकवेशन हुई। इससे आगे चलते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ना, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। इनका नकासी आब का जो सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। आज भी अगर देखें आपको मतलब मिलता है। आप जाए इस इन साइट्स को विजिट करें तो आपको मिलेगा। फिर इसके बाद अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, इसकी जब बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन मोहनजो के बारे में बनता है। मोहनजो के बारे में याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको माउंड ऑफ डेड। अब याद रखिएगा वो पेपर में आपको क्या देते हैं, कब भी दे देगा। मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूं।
असल ऑप्शन ये ठीक है। कभी देगा वो आपको माउंट ऑफ डेड दे देगा, कभी आपको क्या देगा, कभी आपको देगा माउंट ऑफ डेथ दे देगा, और कभी आपको कुछ और दे देगा। तो ये दोनों गलत हैं, डेथ नहीं बनता, डेड भी यहां पे माउंट भी नहीं बनता, तो ये क्या बनता है, माउंट ऑफ डेड। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि माउंट ऑफ डेथ आपको पढ़ाएंगे, ये माउंट ऑफ डेथ नहीं है, बार बार कह रहा हूं, ये माउंट ऑफ डेड है। माउंट ऑफ डेड राइट ऑप्शन बनता है। माउंट ऑफ डेड का क्या मतलब है, माउंट ऑफ डेड का मतलब ये है कि मौत का टीला, इसको क्या कहा जाता था उस टाइम, उस टाइम इनको मौत का टीला कहा जाता था। या फिर इसमें ये याद रखिएगा कि जहां पे खोपड़ियों का कब्रिस्तान मिला था, खोपड़ियों का, ये भी बाज जगहों पे मिलता है कि जब इसकी एक्सकवेशन की गई तो एक्सकवेशन के दौरान खोपड़ियां मिली थी, इसी वजह से इसको खोपड़ियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और बाज दफा इसको क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नात का भी बसेरा है। तो ये सारे मतलब एक तरह की कहानियां, लेकिन ये पेपर में पूछा गया माउंट ऑफ डेड। इस मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, मौत का टीला। ये कौन से दरिया के किनारे पे वाक्य है, ये इंडस रिवर के किनारे पे वाक्य है, इंडस रिवर के किनारे पे वाक्य, कौन सी सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। और इसका फिर क्वेश्चन ये बनता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट, इसी मोहनजोदाड़ो का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। क्यों, अगर आप देखें ना, आप करेंसी नोट देखें ना पाकिस्तान के, पाकिस्तान के करेंसी नोट्स पे इनकी तस्वीर है मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो में एक आपको सबसे ऊंचा पॉइंट नजर आएगा, वो हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। वो हाईएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, वो ग्रैनरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रैनरी। अब ये ग्रैनरी क्या है, ग्रैनरी जो है इसका मतलब है जखीरा करने की जगह, यानी कि जिसे हम अपनी जबान में, आज की जबान में कहें तो स्टोर रूम। ये क्या होता था इनका, इनका स्टोर रूम होता था। और स्टोर रूम को हमेशा ये ऊंची जगह पे बनाया करते थे, ये ऊंची जगह पे बनाया करते थे। मोस्टली बहुत सारी जगहों पे मिलता है। 40,000 लोग उस टाइम आबाद थे, उस टाइम क्या थे, 40,000 के करीब लोग आबाद थे। तो इस सिविलाइजेशन में, तो माउंट ऑफ डेड, माउंट का टीला इंडस रिवर पे वाक़ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ग्रैनरी है। ग्रैनरी का मतलब है जखीरा करने की जगह, जिसे आज के टाइम में हम क्या कह रहे होते हैं, स्टोर रूम कह रहे होते हैं, जिसे आज के टाइम में हम क्या कह रहे होते हैं, स्टोर रूम कह रहे होते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये कहां पे वाक़ है, पाकिस्तान में किस जगह पे वाक़ है, तो ये आपका लड़काना शहर, लाड़काना, कहाँ, सिंध में, सिंध प्रोवेंस में, ये वहां पे रीड डिस्कवर हुई। ये कहां पे रीडिस्कवर हुई, यहाँ पे रीडिस्कवर हुई। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है, मैंने आपको पहले कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम, नक्काशी, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, जो कि क्या था, बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो 5,000 साल पुराना बाथरूम यहाँ पे मतलब बनाया गया था। मतलब अब आप ये सोचिए कि उस टाइम भी बाथरूम क्या हुआ करते थे, इस्तेमाल क्या करते थे। अगर हम बात करें इसकी हिंदू कल्चर की, तो हिंदू कल्चर वो इसको एक तो संडास कह रहे होते हैं। अगर आप उनकी मूवीज वगैरह देखें ना, तो वो बाथरूम को संडास कह रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे घर में संडास है तो बरकत नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं होगी। तो हालांकि अगर हम इनकी बात करें ना, इस सिविलाइजेशन की, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये पाकिस्तान, इंडिया और थोड़ा सा पॉइंट ना अफगानिस्तान, यहां तक फैली हुई थी। अगर हम इसके मैप की बात करें तो ये इंडिया, इंडिया का भी कौन सा हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के कुछ इलाके, साथ में पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके मिलते हैं। तो ये क्या क्या करते थे उस टाइम, बाथरूम भी यूज क्या करते थे, 5,000 साल पुराना बाथरूम भी यहाँ से क्या हुआ था, बरामद हुआ है। और ये ड्रेनेज सिस्टम इसका याद रखिएगा। फिर इसको रीडिस्कवर कब किया गया, इसको अगर हम रीडिस्कवर की बात करें ना, रीडिस्कवर या एक्सकवेशन की, तो ये 1922, तो 1922 में कौन था, अभी बताया, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल।
इसने क्या क्या, इसने इसको डिस्कवर किया, रीडिस्कवर, असल में रीडिस्कवर। अगर जॉन मार्शल, एक दफा पेपर में ना उसने जॉन मार्शल का ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर कौन सा ऑप्शन दिया, आर डी बैनर्जी दे दिया। कौन सा दे दिया, आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर जी। इसने क्या क्या था, अगर पेपर में जॉन मार्शल ना हो तो फिर आर डी बैनर्जी। ये भी क्या था, ये भी एएसआई का मेंबर था, एएसआई का क्या था, मेंबर था। तो इसने क्या किया, इसने इसको रीडिस्कवर किया। तो जब इसको रीडिस्कवर किया ना, तो वहां से क्या क्या चीजें मिली, तो मट्टी के बर्तन मिले, मट्टी के बर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉटरी कह रहे होते हैं, मट्टी के बर्तन। मट्टी के बर्तन के अलावा फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, एम्ब्रियो मतलब जो कपड़ों पे आपने देखा है ना, कपड़ों पे जो सिलाई कढ़ाई का काम होता है, जो सिलाई कढ़ाई का काम होता है, वो भी क्या हुआ था, यहाँ से इनके कुछ कपड़े मिले थे, तो कपड़ों के ऊपर जो कढ़ाई का काम, मतलब देखें अगर आप देखें ना, इस तरह से कोई मतलब इस तरह के कुछ फूल बने होते थे, अगर कपड़े आप देखें मम्मियों के मतलब आप अपनी दादियों के देखें, तो उस टाइम ना पाकिस्तान में, ये आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, ये बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा, मतलब जब कपड़े पे सिलाई कढ़ाई होती है ना, तो वो एक तरह से अच्छा मतलब लगता है लिबास, मतलब वो एक दरमियान में छोटा सा शीशा लगा के इस तरह से उसको भराई कर लिया करते थे, ये सिलाई कढ़ाई का काम होता था। या उस पे कुछ चीजें बना लेना, तो ये सारा क्या कहलाता था, एम्ब्रियोड्री, एम्ब्रियोड्री, जिसे कढ़ाई कहते हैं, जिसे कढ़ाई का काम, कपड़ों पे कढ़ाई का काम, ये भी डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बता दिया, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में घाघरा हाकड़ा, घाघरा हाकड़ा सिविलाइजेशन हुई, तो उसकी बात करते हैं। हाकड़ा घाघड़ा भी कह रहे होते हैं, घाघड़ा हाकड़ा भी कह रहे होते हैं, तो ये आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ना सिंध में एक दरिया था, उसका नाम ही हाकड़ा काकड़ा था, तो इसी तरीके से उसके नाम पे एक सिविलाइजेशन भी कायम हुई, और उसका नाम क्या था, हाकड़ा घाघड़ा, हाकड़ा घाघड़ा सिविलाइजेशन, हाकड़ा खाकड़ा सिविलाइजेशन। इस हाकड़ा खाकड़ा की सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो इसको एक और नाम से भी याद किया जाता है, और वो नाम क्या है, वो है कोट डीजी सिविलाइजेशन, या इसको क्या कह रहे होते हैं, कोट डीजी सिविलाइजेशन। कोट डीजी सिविलाइजेशन भी इसी को कह रहे होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। हाकड़ा खाकड़ा सिविलाइजेशन या कोट डीजी सिविलाइजेशन। जब इस कोट डीजी सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक फोर्ट बनाया गया था, एक किला मौजूद है, कोट डीजी किला मौजूद है। आप अगर पढ़े देख लें तो आपको मिल जाएगा, कोट डीजी जो है वो सिंध में वाक़ है। कहाँ वाक़ है, सिंध में। तो ये जो फोर्ट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है उसने। ये कोर्ट डीजी जो सिविलाइजेशन है, जो फोर्ट यहाँ पे तामीर हुआ है, तो याद रखिएगा इस मकाम पे वो किसने बनाया है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, डायनेस्टी पूछेगा, कि कौन सी डायनेस्टी थी जिसने इसको बनाया था। तो डायनेस्टी कौन सी थी, वो कौन सी थी, आप इसकी आसिफ अली जरदारी आपके मौजूदा जो सदर है, इनकी सिस्टर का नाम क्या है, फरियाल तालपुर है। तो उसी के तालपुर को याद रखिएगा, तालपुर जो डायनेस्टी थी उसने इस किले को बनवाया था। तालपुर डायनेस्टी थी, उसने इस किले को बनवाया था, कब, 1790 में। 1790 में यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का क्या नाम था, तालपुर था, तालपुर डायनेस्टी। तो तालपुर डायनेस्टी ने 1790 में इसको तामीर करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, उस डायनेस्टी का उस टाइम हुक्मरान कौन था, उस टाइम हुक्मरान था मीर सोराब।
अगर मतलब ये पूछे डायनेस्टी पूछे तो तालपुर, अगर रूलर पूछे उस टाइम हुक्मरान कौन था, तो उस टाइम हुक्मरान था मीर सोहराब। मीर सोहराब ने इस किले की बुनियाद रखी थी, कोट डीजी किले की, कोट डीजी फोर्ट की। और फिर इसी के बारे में याद रखिएगा कि हाकड़ा घागड़ा सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो कोट डीजी सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। कोट डीजी सिविलाइजेशन में एक फोर्ट है, किला है, उसको तालपुर डायनेस्टी ने क्या किया था, बनाया था। और उसका उस टाइम हुक्मरान कौन था, रूलर कौन था, तो मीर सोहराब। सोहराब साइकिल आया करती थी पाकिस्तान में कभी, तो उससे याद कर लीजिएगा। तो मीर सोहराब ने इसकी बुनियाद 1790 में रखी थी। और फिर इसकी रीडिस्कवरी कब हुई, इसकी रीडिस्कवरी कब हुई, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। इसको रीडिस्कवर कब किया गया, यार इसकी रीडिस्कवरी कब हुई, तो इसकी रीडिस्कवरी हुई थी 1955 में, पाकिस्तान के बाद हुई, पाकिस्तान बनने के बाद हुई। तो किसने की, एफ ए खान ने की। किसने की, एफ ए खान ने इसकी रीडिस्कवरी की। एफ ए खान जो थे वो भी क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट थे एफ ए खान। तो उसने इसको दोबारा रीडिस्कवर किया कब, 1955। 1955 में कोट डीजी या हाकड़ा घागड़ा सिविलाइजेशन को क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। और कोट डीजी किला कब बनाया गया, 1790 में। किसने बनाया, डायनेस्टी की बात करें तो तालपुर, और रूलर कौन था, मीर सोहराब। और 1955 याद रखिएगा। 1955 के अलावा फिर आपने क्या याद रखना है, एफ ए खान, जिसने इसको क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। इसके बाद अगर हम बात करें गंधारा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में एक और सिविलाइजेशन थी, और उस सिविलाइजेशन का क्या नाम है, उस सिविलाइजेशन का नाम है गंधारा सिविलाइजेशन। तो गंधारा सिविलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर। गंधारा सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं ना, तो इसका एपिक पॉइंट के बारे में लाजमी पूछते हैं। ये वैसे तो टेक्सला के मकाम पे है, उसके अलावा इसके एपिक पॉइंट के बारे में लाजमी एग्जाम के अंदर पूछता है। अब ये एपिक पॉइंट क्या है, एपिक पॉइंट जो है ना, ये इसका दरमियान सेंटर पॉइंट को कहते हैं। एपिक पॉइंट किसको कहते हैं, सेंटर पॉइंट को। तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा बनता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। इसका एपिक पॉइंट भी पूछा है, कौन सा बनता है, तो वो अटक बनता है। कौन सा बनता है, अटक बनता है, अटक बनता है। कौन सा, इसका सेंटर पॉइंट या इसका इपिक पॉइंट कौन सा बनता है, वो कौन सा बनता है, अटक बनता है। फिर याद रखिएगा, ये वैद सिविलाइजेशन है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तक फैली हुई थी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान के कुछ मतलब एरियाज इसमें शामिल थे, वहां तक ये लोग आबाद थे। कौन कौन से, याद रखिएगा। ये क्या पूछेगा आपको, ये पूछेगा, बाज दफा वो पूछेगा कौन से दरिया है, कौन से दरिया, तो याद रखिएगा काबुल और सवात। ये मोस्टली पेपर में पूछ रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली पेपर में इनके बारे में पूछ रहे होते हैं कि कौन से दरिया थे, तो काबुल और सवात दरिया के दरमियान वाक़ थे। अब देखिए काबुल कहां से आता है, काबुल आपका अफगानिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है, और फिर अटक के मकाम पे, पिशावर से होता हुआ अटक के मकाम पे क्या होता है, अटक के मकाम पे दरिया सिंध में गिर जाता है। तो फिर सवात रिवर जो है, सवात रिवर भी मतलब जो है इनके दरमियान, काबुल रिवर और सवात रिवर के दरमियान ये क्या थी, ये मौजूद थी। और कहां तक फैली हुई थी, ये अफगानिस्तान के इलाकों तक फैली हुई थी। और अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की बात करें तो आपने अक्सर नाम सुना होगा टेक्सला का। तो गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो टेक्सला, टेक्सला सिटी, तो वो टेक्सला सिटी में इसके क्या हुए थे, इसके आपको कुछ ना कुछ खंडरात मिलते हैं इस खुदाई के जब की गई। तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, काबुल दरिया और सवात दरिया के दरमियान।